दुनिया की सबसे तमाम और बेहतरीन मूवी की लिस्ट में जिस मूवी का नाम सबसे पहले आता है वो है ये 1960 में आई हुई साइको। और इस मूवी की सबसे खूबसूरत चीज है इसकी कहानी, जिसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाते हैं जिन्हें देख के दिल को और आंखों को सुकून मिलता है। लेकिन एंडिंग में जो इतना बड़ा राज खुलता है जो हमारे दिलो दिमाग में एक गहरा छाप छोड़ जाता है। उम्मीद यही है आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बाकी आप आपके विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है सैम और मैरियन। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। यहाँ मैरियन सैम से कहती है, सैम मुझसे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मैं तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ। सैम फिलहाल इस शादी से मना कर देता है क्योंकि न ही उसके पास अच्छे घर थे और न ही पैसे, ऊपर से उस पे बहुत सारा कर्जा भी था। ये सारी बातें सुन के मैरियन का दिल थोड़ा सा खराब हो जाती है और वो अपने ऑफिस में चली आती है। और ये ऑफिस एक रियल एस्टेट ऑफिस होता है। यहाँ इस ऑफिस में एक इंसान आते हैं जिनकी बेटी की शादी थी और वो अपने बेटी को गिफ्ट में एक घर देना चाहते थे। और घर खरीदने के लिए वो मैरियन को नगद $40,000 देते हैं। मैरियन के बॉस मैरियन से कहते हैं, तुम इस पैसे को जल्दी से जल्दी बैंक में जमा करवा दो। इसके बाद मैरियन अपने बॉस से कहती है, सर मेरा सिर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है और मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसी कारण से मुझे छुट्टी चाहिए। और उसके बॉस उसे छुट्टी भी दे देते हैं। यह मैरियन अपने कलीग से कहती है, पहले मैं बैंक जाऊंगी, पैसे को जमा करूंगी और फिर घर जाके आराम से सो जाऊंगी। लेकिन वो यहाँ पैसे को जमा नहीं करती, डायरेक्ट घर आ जाती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। वो पैसे को बहुत ही देर तक निहारती है और यही वो सोचती है, वो पैसे को बैंक में जमा नहीं करेगी, इन पैसे से अपने बॉयफ्रेंड की सारी कर्ज चुका देगी और बाकी बचे पैसे से एक अच्छी जिंदगी बिताएगी। यही सोच लेके वो अपने बॉयफ्रेंड सैमुअल से मिलने की उम्मीद में कैलिफोर्निया के रास्ते में जाने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है, लेकिन हालांकि बॉस उसे पहचान नहीं पाता। अब मैरियन यहाँ से निकल जाती है और अपना सफर तय करती है, लेकिन यह सफर बहुत ही लंबा था और रात भी हो गई थी। इसी कारण से वो कार को सड़क के किनारे पार्क करके उसमें ही सो जाती है। अगले सीन में मैरियन को एक पुलिस ऑफिसर जगाता है। यहाँ मैरियन पुलिस ऑफिसर को देख हद से ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने $40,000 चुराए थे और उसके बॉस ने उसे देख लिया था। और इस घबराहट को पुलिस ऑफिसर बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाता है। ऑफिसर मैरियन की लाइसेंस तक चेक करता है, लेकिन पक्का या अच्छा कोई सबूत ना होने के कारण से वो मैरियन को जाने देता है। मैरियन यहाँ आगे निकल जाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मैरियन का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो चलते हुए पुराने कार के शोरूम में रुकती है। यहाँ मैरियन एक न्यूज़पेपर खरीदती है और उसमें चेक करती है कहीं उसकी चोरी की खबर पेपर में तो नहीं डलवा गई। लेकिन यहाँ खैरियत थी, कोई भी चोरी की खबर पेपर में नहीं डाली गई थी। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर पीछा लेते हुए यहाँ भी आ गया था। अब यहाँ मैरियन को एक कैलिफोर्निया नंबर की कार चाहिए थी, वो भी जल्दी से जल्दी। वो सेल्समैन से बात करती है। सेल्समैन कहता है, मैं आपके कार को लूंगा और साथ ही साथ $700 लूंगा। हालांकि $700 बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैरियन इतनी जल्दी में थी, वो कोई भी बार्गेनिंग नहीं करती और $700 कैश में वो कार खरीद लेती है और कार को लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ वही पुलिस वाला आता है और सेल्समैन से पूछताछ करता है। यह सेल्समैन पुलिस वाले को बताता है, मैरियन ने बहुत ही बड़ी कीमत देके एक पुराने कार के बदले एक पुराने कार खरीदी है। और सेल्समैन कहता है, ये लड़की में जरूर कोई गड़बड़ है, ये कार कहीं से उसने चुराई है। और ये सुन के पुलिस वाले को मैरियन पे जो संदेह था वो और ज्यादा पकड़ हो जाता है। वही मैरियन को दिखाई जाती है जो कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, उसे नींद आ रही थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। और यहाँ सड़क के किनारे उसे एक मोटेल दिखाई देता है जिसका नाम बेट्स मोटेल होता है। अब वो अंदर जाती है तो उससे मुलाकात इस होटल के मालिक नॉर्मन बेट्स से होती है। यह मैरियन पूछती है, क्या कोई कमरा खाली है? जवाब में नॉर्मन कहता है, यहाँ 12 कमरे हैं और सभी के सभी खाली है क्योंकि मेरा होटल हाईवे से बहुत ही दूर है, इसी कारण से यहाँ कोई नहीं आता। मैं आपको कमरा नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ नॉर्मन को मैरियन पहली नजर में बहुत ही अच्छा लगता है और जब मैरियन ये कहती है उसे भूख लगी है तो नॉर्मन उसे अपने घर खाने के लिए इनवाइट करता है। मैरियन राजी हो जाती है। अब नॉर्मन के जाने के बाद
मैरियन उस पैसे को पेपर में छुपा के रखती है ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वो नॉर्मन के घर जाने वाली थी, लेकिन नॉर्मन की मदर की आवाज आती है जो बहुत ही तीखी आवाज में कह रही थी, यहाँ कोई भी लड़की नहीं आ सकती है। लड़कियां मर्द को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनके दिमाग को खराब करते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ नॉर्मन के मदर की नाम होती है नॉर्मा। नॉर्मा के साथ नॉर्मन की बहुत ही ज्यादा बहस होती है। फिर वो खाने को लेके बाहर आता है। यहाँ नॉर्मन मैरियन को बाहर देख के समझ जाता है मैरियन ने सब कुछ सुन लिया है। नॉर्मन अपने माँ की तरफ से मैरियन से हर मुमकिन तरीके से माफी मांगता है। फिर वो कहता है मेरे ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा रूम है, तुम वहाँ बैठ के खा सकती हो। वो मैरियन को उस रूम में ले जाता है। यहाँ मैरियन नोटिस करती है इस रूम में बहुत सारे पक्षियों की टैक्सीडमी करके रखी गई है, मतलब मरे हुए पक्षी ना सड़े। इसी कारण से उसके बॉडी को काट के उसमें केमिकल डाल के उसकी शोपीस बना के रखा जाता है। इसे ही कहते हैं टैक्सीडमी। यह नॉर्मन कहता है टैक्सीडमी मेरी हॉबी है, मैं इसे अक्सर ही करता हूँ, इससे मेरा टाइम गुजर जाता है। मैरियन पूछती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? जवाब में नॉर्मन कहता है एक लड़के की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। नॉर्मन यह बताता है उसके माँ के सिवा उसका कोई भी नहीं है, ना ही कोई दोस्त ना ही कोई फैमिली मेंबर। लेकिन उसकी मदर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह नॉर्मन बताता है जब नॉर्मन बहुत ही छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। यह उसकी माँ बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई थी। तभी उनकी जिंदगी में एक इंसान आता है जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती है, लेकिन एक दिन उस इंसान की भी मौत हो जाती है जिससे उसकी माँ बहुत ही टूट गई थी। इन सब हालातों को देखते हुए उसकी माँ को सदमा लगता है और वो थोड़ा पागल जैसी हो रही थी। या मैरियन बहुत ही संकोचजनक आवाज में कहती है तुम उन्हें क्यों कोई इंस्टीट्यूट में भर्ती नहीं करते? ये सुन के नॉर्मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, कोई पागल खाना? अरे तुम जैसे शहर के इंसान पागल खाने के बारे में जानते हैं क्या हो? वहाँ लोगों को किस बदतर तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी आंखें लाल होती है। मेरी माँ कभी भी वैसी जगह में रह नहीं पाएगी। यहाँ मैरियन समझ जाती है उसकी बात नॉर्मन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी है। उसे माफी मांगती है और अपने रूम में आ जाती है। यह हम देखते हैं जब मैरियन अपने कपड़े बदल रही थी तभी दूसरे रूम में पेंटिंग के पीछे एक होल होता है। उसी होल से नॉर्मन मैरियन को देख रहा था। फिर नॉर्मन अपने घर में चला जाता है। अब हमें मैरियन को दिखाया जाता है जो शावर लेने जाती है और बड़ी ही मन से नहा रही थी। तभी अचानक से उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और कोई साया उस रूम में एंटर होता है और वो साया एक चाकू निकालती है और वो उसे बार बार चाकू मारने लगती है। मैरियन का कत्ल कर देती है। जब वो जा रही थी तभी हमें पता चलता है ये कोई औरत है। अब मैरियन की बेजान शरीर वहाँ ही पड़ी रहती है। अगले सीन में हमें नॉर्मन के घर से आवाज आते हुए सुनाई जाती है जहाँ नॉर्मन कह रहा था मदर मदर यहाँ ब्लड, आपने क्या किया? नॉर्मन बहुत ही डरा हुआ भागते हुए मैरियन के कमरे में आता है और मैरियन की लाश को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ नॉर्मन सारे खून को साफ करता है। फिर वो मैरियन के बॉडी को पैकेट में भर के मैरियन के बॉडी को मैरियन के कार में ही डाल देता है। फिर उसकी नजर उस अखबार में पड़ता है जहाँ बहुत सारे पैसे थे। उस अखबार को भी कार की डिक्की में डाल देता है। अब वो उस कार को लिए दलदल के पास जाता है और उस कार को उस दलदल में ढकेलते हुए फेंक देता है और धीरे धीरे वो कार वहाँ डूब जाती है। अब यहाँ एक हफ्ते बीत जाते हैं। फिर हमें मैरियन की बहन लाइला को दिखाई जाती है जो मैरियन को ढूंढते हुए सैम के पास आती है। यहाँ लाइला सैम से कहती है मैं जानती हूँ तुम मेरे बहन का बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे बस इतना बता दो वो तुम्हारे पास है। लेकिन हालांकि सैम को यहाँ कुछ भी नहीं पता था मैरियन कहाँ गई है और उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ लाइला सैमुअल को बताती है एक हफ्ते पहले मैरियन कार से निकली थी लेकिन तब से ही वो गायब है। यहाँ एक डिटेक्टिव भी आ जाते हैं और ये डिटेक्टिव 40,000 गायब होने के केस को हैंडल कर रहा था। डिटेक्टिव यहाँ कहता है तुम्हारी बहन मैरियन ने $40,000 चुरा के भागी है, अगर वो उस पैसे को लौटा देती है तो उस पे कोई भी केस नहीं बनेगा। अब ये कह के वो निकल जाते हैं और शहर के सारे मोटेल में तलाश करने लगते हैं मैरियन की और उन्हें तलाशते हुए वही होटल जहां मैरियन रुकी थी बेट्स मोटेल मिल जाता है। वो नॉर्मन को मैरियन की तस्वीर दिखाते हुए कहता है क्या ये लड़की कभी यहाँ आई थी? नॉर्मन यहाँ उस तस्वीर को अच्छे से भी नहीं देखता और कह देता है ये लड़की यहाँ नहीं आई थी। अब यहाँ नॉर्मन कहता है आप बेकार में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, कारण 2 हफ्ते से यहाँ कोई भी नहीं आया है। अब डिटेक्टिव रजिस्टर को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है 1 हफ्ते पहले ही एक लड़की ने विजिट किया था
और ये लड़की और कोई नहीं मैरियन ही थी। और डिटेक्टिव के पास मैरियन के हैंडराइटिंग की कॉपी थी और जब वो दोनों हैंडराइटिंग को मैच करता है तो डिटेक्टिव को पता चल जाता है यहाँ मैरियन रुकी थी। और डिटेक्टिव यहाँ समझ जाता है नॉर्मन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर प्रेशर देने लगता है और कहता है तुम देखो, बहुत ही अच्छे से इस पिक को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ ये लड़की यहाँ आई थी। अब यहाँ नॉर्मन फोटो को देखते हुए हकलाते हुए कहता है हाँ वो यहाँ आई थी, लेकिन उस रात तो बहुत बारिश हो रही थी और उसके बाल बहुत गीले थे, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया, मुझे माफ करना। वो लड़की रात में रुकती है और फिर सुबह बहुत ही जल्दी हड़बड़ी में निकल जाती है। यहाँ डिटेक्टिव पूछता है क्या कोई उससे मिलने आया था नॉर्मन? नॉर्मन कहता है नहीं। तो फिर क्या उसने रात को किसी को कॉल किया था? नॉर्मन कहता है नहीं। यहाँ डिटेक्टिव थोड़ा सा रूड आवाज में कहते हैं क्या तुमने उसके साथ रात बिताई? तो तुम्हें कैसे पता है उसने किसी को कॉल नहीं की? यह नॉर्मन पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है। अब यहाँ डिटेक्टिव उससे कुछ और सवालात करते हैं, लेकिन जिन सब का नॉर्मन गलत जवाब देता है। यहाँ डिटेक्टिव समझ जाता है नॉर्मन कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। डिटेक्टिव को ये लग रहा था मैरियन यहाँ ही है और वो उसे छुपा रहा है। अब जब डिटेक्टिव उस रूम से निकलते हैं और नॉर्मन के घर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक परछाई दिखती है। वो नॉर्मन से पूछते हैं तुम्हारे सिवाय यहाँ कौन रहता है? नॉर्मन कहता है कोई भी तो नहीं। डिटेक्टिव कहता है मैंने वहाँ किसी की छाया देखी है। तो यहाँ नॉर्मन कहता है शायद वो मेरी मॉम होगी, उनकी दिमागी हालत बहुत ही खराब है, वो बहुत ही बीमार रहती है, इसी कारण से वो किसी से भी नहीं मिलती। डिटेक्टिव कहता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन नॉर्मन किसी भी हालत में वो अपने मॉम से मुलाकात नहीं करवाना चाहता था। डिटेक्टिव यहाँ गुस्से में कहते हुए चला जाता है मैं वॉरेन के साथ आऊंगा। इसके बाद डिटेक्टिव एक टेलीफोन बूथ से लैला को फोन करता है और कहता है लैला तुम्हारी बहन मैरियन यहाँ बेट्स मोटेल में आई थी। यहाँ का ओनर नॉर्मन को तुम्हारी बहन के बारे में पता है। मैंने उससे बहुत ही सवाल जवाब करे, लेकिन मैं उसके जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं उसे और भी सवालात करना चाहता हूँ। जानती हो उसके घर में उसकी माँ है और उसकी माँ जरूर कुछ जानती है और वो अपने माँ को छुपा रहा है। मैं उसकी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 1 घंटे या उससे पहले मिलूंगा। फिर वो लाइन को डिस्कनेक्ट करता है। अब वो सीधे नॉर्मन के घर चला जाता है। वो नॉर्मन के मदर से बात करना चाहता था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी रूम से एक औरत बाहर आती है जो चाकू से बार बार स्नैप करके डिटेक्टिव को जान से मार डालता है। वही 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरे के पूरे 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी लाइला को ना ही कॉल ना ही उसके पास आया था। इसी कारण से सैमुअल डिटेक्टिव को ढूंढते हुए बेट्स मोटेल में चला जाता है और डिटेक्टिव को बारी बारी से आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहाँ ना ही डिटेक्टिव और ना ही नॉर्मन था। इसके बाद ही हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है जो वही दलदल के सामने खड़ा हुआ है जिस दलदल में उसने मैरियन की कार को छुपाया था। यहाँ वो वही काम ही करता है। वो डिटेक्टिव की लाश और उसके कार को वही दलदल में छुपा देता है। अब सैमुअल लैला के पास आ जाता है। वो पूछता है क्या डिटेक्टिव यहाँ आया? लैला कहती है नहीं। सैमुअल कहता है मैं उस मोटेल में गया था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे वहाँ एक औरत की आवाज सुनाई दी जो बहुत ही बीमार थी। वो इतनी बीमार थी वो दरवाजा तक नहीं खोल पाई। अब यह दोनों को अंदाजा लग चुका था बेट्स मोटेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी कारण से दोनों शहर के डेप्यूटी शेरिफ के पास चले जाते हैं। अब वो यहाँ शेरिफ से बताते हैं शहर के कोने में जो मोटेल है बेट्स मोटेल, वहाँ अजीबोगरीब चीजें हो रही है। वहाँ जाते ही 2 लोग गायब हो चुके हैं, एक मेरी गर्लफ्रेंड मैरियन और एक डिटेक्टिव। अब यहाँ शेरिफ नॉर्मन को जानता था, इसी कारण से वो नॉर्मन को फोन करता है और पूछता है माजरा क्या है। नॉर्मन यहाँ फोन पे बताता है उसके वहाँ एक डिटेक्टिव तो आया था, लेकिन वो एक गुमशुदा लड़की की तलाश में था। मैं जो जानता था मैंने उसे बता दिया, फिर वो चला गया। ये सब सुनने के बाद शेरिफ फोन को रख देते हैं। अब यहाँ लाइला कहती है डिटेक्टिव ने नॉर्मन के मदर को देखा था और वो नॉर्मन के मदर से बात करने जाने वाला था। डिटेक्टिव कहते हैं ये असंभव बात है क्योंकि नॉर्मन ने कभी भी शादी नहीं की और वो एक सन्यासी जैसा जीवन बिता रहा है और उसकी माँ 10 साल पहले ही मारी गई है। जब नॉर्मन के मदर नॉर्मा के पति मरते हैं तब वो बहुत मेंटली लो फील करने लगी थी। इसके बाद उनका एक बॉयफ्रेंड बनता है। उनके रिलेशन कुछ दिन जाते ही बहुत ही गहरा होता है और तभी नॉर्मा को ये पता चलती है वो इंसान शादीशुदा है। इसी कारण से नॉर्मा उस इंसान को जहर देके मार देती है और खुद भी जहर पी के आत्महत्या कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है नॉर्मन की मदर मर चुकी है। वही दूसरी तरफ हमें नॉर्मन के घर को दिखाया जाता है जहाँ नॉर्मन और उसकी मदर लड़ रहे थे। जहाँ नॉर्मन कहता है आपको कुछ दिन नीचे के रूम में छुप के रहना होगा,
होगा, कारण यहाँ पुलिस आएगी और वो आपको पकड़ लेगी। और यहाँ हमें साफ साफ पता चल जाता है डिटेक्टिव की मैरियन की जो कत्ल हुई है, इन सब कत्ल को नॉर्मन के मदर ने ही अंजाम दी है। नॉर्मा कहती है मैं कायरो की तरह छुप के नहीं रह सकती, लेकिन नॉर्मन उन्हें उठा के ले जाने लगता है। अब यहाँ सैमुअल और लायला ये जानना चाहते थे बेट्स मोटेल में चल क्या रहा है, और अगर वो लेडी नॉर्मन की मदर नहीं है तो कौन है। दोनों प्लान बनाते हैं, दोनों पति पत्नी बनके बेट्स मोटेल में रूम लेंगे और वहाँ के सारे कमरे को, नॉर्मन के घर को अच्छे से तलाशेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, वो बेट्स मोटेल में एक रूम रेंट में लेते हैं। यहाँ सैमुअल प्लान बना के नॉर्मन को बातों में उलझा के रखता है और लायला चुपके से नॉर्मन के घर में एंटर हो जाता है। वो पूरे घर को बहुत ही अच्छे से तलाश रही होती है, लेकिन यहाँ उसे ना ही नॉर्मन की मॉम और ना ही कोई औरत दिख रही थी। वही दूसरी तरफ सैम नॉर्मन पे इल्जाम लगा रहा था, उसने $40,000 चुराया है और वो एक नया मोटेल खोलने वाला है। ये सब सुन के नॉर्मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। यहाँ सैमुअल कहता है अगर तुम नहीं बताते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे माँ से उगलवा लेंगे। तभी नॉर्मन को ख्याल होता है सैमुअल के साथ जो लड़की थी वो कहाँ है। वो समझ जाता है वो लेडी जरूर उसके माँ से बात करने गई है, इसी कारण से तो वो सैमुअल को एक बॉक्स से मार के बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो भागते हुए अपने घर में जाता है और यहाँ लायला नॉर्मन को आते हुए देख लेता है और वो छुप जाता है। और इसी तरीके से छुपते और ढूंढते हुए वो एक स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एक लेडी बैठी हुई दिखती है। और जैसे ही वो उस लेडी को अपनी तरफ घुमाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये नॉर्मन की मदर नॉर्मा की टैक्सीडमी थी और वो केमिकल की मदद से अपने माँ की बॉडी को सड़ने से बचाया और उसे ऐसी हालत में रखा। ये देख लायला बहुत ही डर जाती है और चीखने लगती है। तभी वहाँ भागते हुए नॉर्मन आ जाता है, जिसने औरत की ड्रेस पहनी हुई थी और सिर पे भी औरत के जैसे बाल लगाए हुए थे। उसके हाथ में चाकू था। उस चाकू को लेके लायला को मारने बढ़ती है और चीखते हुए कहती है आई एम नॉर्मा बेट्स, जो हालांकि उसकी माँ का नाम था। लेकिन जब तक वो लायला को मारता है इससे पहले ही वहाँ सैमुअल आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें कोर्ट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ एक साइकियाट्रिस्ट था और इस साइकियाट्रिस्ट ने नॉर्मन से बात की है, उसके केस को बहुत ही अच्छे से समझा है। कोर्ट मेंबर पूछते हैं क्या बात है, नॉर्मन ने सारे खून को किया है ना। यह साइकियाट्रिस्ट कहता है हाँ भी और ना भी। मैंने नॉर्मन से बात की है, उसे बहुत सारे सवालात भी पूछे हैं, लेकिन उसका जवाब नॉर्मन ने ही नॉर्मन के माँ ने दी है। अब यहाँ साइकियाट्रिस्ट सारे राज को खोलते हैं। साइकियाट्रिस्ट बताते हैं जब नॉर्मन छोटा था तब उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी और पिता के मृत्यु के बाद नॉर्मन के जिंदगी में उसकी माँ थी और उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थे और वो अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसके मॉम को किसी इंसान से प्यार हो जाता है और यहाँ नॉर्मन इनसिक्योर फील करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है उसकी मॉम उससे दूर जा रही है, वो बस अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करने लगी है और ये चीज उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और यहाँ सभी लोग नॉर्मन के मदर नॉर्मा को पागल ही सोचते थे। फिर एक दिन सबके कानों कान ये खबर फैल जाती है नॉर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दे के मार दिया है, कारण उसे ये पता चला है उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। बॉयफ्रेंड को मारने के बाद ये सदमा वो खुद नहीं बर्दाश्त कर पाई और खुद भी जहर खा के सुसाइड कर लेती है। लेकिन दरअसल अपने माँ और अपने माँ की बॉयफ्रेंड को नॉर्मन ने ही मारा था, कारण वो अपने माँ को अपने से दूर जाते हुए देख ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन खुद की माँ का खून खुद के हाथों, ये चीज नॉर्मन कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया और वो गिल्ट में चला गया। वो अपने माँ की लाश को कब्र से उठा के लाता है, उसे टैक्सीडमी करता है और रख देता है। लेकिन उसकी माँ बोलती नहीं थी, बस वो एक बेजान शरीर ही थी, इसीलिए वो अपनी मॉम की जगह बोलना शुरू कर दिया और यही से उसे एक रोग हुआ जिसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी। यहाँ नॉर्मन एक ही साथ दोहरी जिंदगी जी रहा था, एक वो खुद की और दूसरी उसकी माँ की। इसी तरह वो कभी अपनी आवाज में तो कभी अपनी माँ की आवाज में बातें कर लेता था। और जैसे ही नॉर्मन अपने माँ के बॉयफ्रेंड से जेलस था, वो अपने माँ को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, जिसे उसने जहर दे के मार दिया था। अब यहाँ नॉर्मन की जिंदगी की दूसरी पहलू नॉर्मा बेट्स वाली, वो भी अपने बेटे से हद से ज्यादा प्यार करती थी और वो किसी भी औरत के साथ अपने बेटे को देख नहीं सकती थी। इसी कारण से और इसी जेलसी की राह में चलते हुए नॉर्मन का दूसरा पहलू उसकी मदर नॉर्मा। जब उसे ये पता चलता है नॉर्मन मैरियन को पसंद करने लगा है, तब वो मैरियन को मार डालता है
और जब नॉर्मा का ये काम हो जाता है तभी नॉर्मन मतलब पहला पहलू एक्टिव हो जाता है और वो अपने आप को ये विश्वास दिला देता है इस कत्ल को उसके मॉम ने अंजाम दिया था और उसे ऐसा लगता था वो अपने मॉम को बचाने के लिए ही ओमेडियन की बॉडी को छुपा रहा है और यहाँ नॉर्मन को ये पता ही नहीं था नॉर्मन अपने माँ बन के ये सारे कत्ल कर रहा था। यहाँ साइकाइट्रिस्ट ये भी बताते हैं अब नॉर्मन के अंदर एक ही पर्सनैलिटी है और वो उसकी माँ की। नॉर्मन खुद की पर्सनैलिटी को खो चुका है और नॉर्मा की पर्सनैलिटी उस पे हावी है। अगले सीन में हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में रत्ती भर भी अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं थी। नॉर्मन के दिमाग में नॉर्मन की माँ वाली पर्सनैलिटी नॉर्मन को ये विश्वास दिला रही थी जितने भी कत्ल हुए ये सब कुछ नॉर्मन ने खुद किया है, नॉर्मा ने नहीं। उसकी माँ बेकसूर है, सारा कसूर नॉर्मन का है और अब नॉर्मन के शरीर में नॉर्मन वाली पर्सनैलिटी पूरी तरीके से गायब हो चुकी